हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि हम यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक पैरेलैक्स मेथड को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पैरेलैक्स मेथड की दोनों एप्लीकेशन भी करी हैं, एंगल का कंसेप्ट पढ़ा है, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड, इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सीखा है और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। अब जो है बच्चों, अब जो है हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? डायमेंशनल एनालिसिस। और ये भी बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, पैरेलैक्स मेथड की तरह ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आखिर डायमेंशनल एनालिसिस आखिर किसे कहते हैं, और सबसे पहले हम सीखेंगे कि यार डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। डायमेंशंस का मतलब यहाँ पर क्या है, किस चीज से हम डायमेंशंस को रिलेट करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस। तो सुनिएगा ध्यान से जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं। फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट में बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं, जो बेसिक होती हैं, जो किसी से ड्राइव्ड नहीं होती, वो पहले से ही मान के चलते हैं, उसको पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम पहले से ही मान के चलते हैं, किलोग्राम किसी फॉर्मूले से नहीं आया, ठीक है। किलोग्राम, ग्राम, मास की जो यूनिट है वो हम पहले से ही ग्राम, किलोग्राम ये मान के चलते हैं। मास एक फंडामेंटल चीज है। इसी तरीके से डिस्टेंस, लेंथ या डिस्टेंस भी क्या है, एक फंडामेंटल चीज है, या फिर हम कह सकते हैं एक बेसिक चीज है जो किसी के डेरिवेशन से नहीं आती है, वो पहले से ही है, नेचुरल है, बेसिक है। और तीसरा है टाइम यानी कि सेकंड, मिनट, आवर, ये सब क्या है, टाइम की यूनिट है। और टाइम क्या है, ये भी एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट जो है मीटर पर सेकंड कहाँ से आई, मीटर कहाँ से आई, डिस्टेंस से आई। सेकंड कहाँ से आया, टाइम से आया। तो ये फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? डिराइव्ड यूनिट। ओके। तो बच्चों डायमेंशंस का मतलब ये होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में भले ही वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसी को क्या बोलते हैं हम? डायमेंशनल एनालिसिस। What is the contribution of fundamental units in any physical quantity is called dimensional analysis. क्या बोलते हैं इसको? Dimensional analysis. आया कि नहीं आया समझ में? अब जैसे कि हम बात करें बच्चों, देखिएगा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है एनर्जी की यूनिट, एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों जूल। जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको यूनिट याद करनी ही पड़ेंगी, एनर्जी की यूनिट, फोर्स की यूनिट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी। आई होप आपको इनमें से कुछ यूनिट पहले से याद होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें और यूनिट्स भी याद होती चली जाएंगी, हमें पता चलता चला जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो एनर्जी जूल है और इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन हमें ये बताएगा, डायमेंशंस हमें ये बताएंगे कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट टू अ ड्राइव्ड यूनिट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ये क्या है, सबसे पहले बताइए ये क्या है? ये एक डिराइव्ड यूनिट है। क्या है? ये एक डिराइव्ड यूनिट है। हाँ सर, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि इसके अंदर ये फंडामेंटल यूनिट से बना हुआ है। फंडामेंटल, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं यहाँ पर, एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स हैं यहाँ पर, तो ये क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट है। ओके। अब हमें ये पता लगाना है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज
अभी तक हमने 3 पढ़ाई हैं आपको, वैसे और भी होती हैं जैसे टेम्परेचर, केल्विन, बट उसे हम बाद में देखेंगे। बट हम यहाँ देख कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर है बच्चों, हमने पढ़ी है मास पढ़ा है यानी कि m, मास फंडामेंटल है, इसकी यूनिट फंडामेंटल आती है, मानी जाती है। लेंथ या फिर डिस्टेंस, लेंथ या फिर डिस्टेंस ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट फंडामेंटल मानी जाती है, बेसिक मानी जाती है। और अगला है टाइम, t। ओके, तो बच्चों डायमेंशन का मतलब ये होगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी में इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसी को डायमेंशंस बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशंस टेल अस, dimensions of any physical quantity, dimensions of any physical quantity, dimensions of any physical quantity tell us about the contribution of fundamental quantities to any physical quantity, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसी को हम कहते हैं डायमेंशंस। तो चलिए एनर्जी हमने एक एग्जांपल लिख रखा है, तो अब हम एनर्जी के यहाँ पर डायमेंशंस लिखने की कोशिश करेंगे। तो डायमेंशंस को हम बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशंस are represented by a square bracket। ठीक है, डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एनर्जी का अब हम डायमेंशन लिखते हैं। फाइनली पता चल गया हमें डायमेंशंस किसे कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, सभी ये तीनों याद रहेंगी आपको। और इसका हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी में। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। ये हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी, इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख दी एनर्जी। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया बच्चों, E। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप E के यूनिट नहीं लिख रहे हो, आप यूनिट E के डायमेंशंस लिख रहे हो। ठीक है, आप E के डायमेंशंस लिख रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या लगा चुके हो, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा चुके हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, तो अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा चुके हो तो चलिए हम यहाँ भी फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हमें पता लगाना है कि मास का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम लिखेंगे m। हमें पता लगाना है लेंथ का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम लिखेंगे L। हमें पता लगाना है टाइम का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम लिखेंगे T, M L T। ठीक है, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ लिख देंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? अच्छा, अब बच्चों ये बताओ मास की यूनिट क्या होती है? सर किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, पाउंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है कोई मास की यूनिट? हाँ सर, किलोग्राम है ना। तो अगर यहाँ मास की यूनिट किलोग्राम है तो किलोग्राम की पावर कितनी है? 1 है। कुछ भी नहीं का मतलब 1 होता है। तो किलोग्राम की पावर 1 है, तो यहाँ पर मास की पावर भी हम क्या लिख देंगे? 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझो? ठीक है ना। अच्छा चलो जी, अब अगली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, L। क्या यहाँ पर लेंथ की कोई यूनिट है? सर लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लेंथ की यूनिट है। कौन सी यूनिट है लेंथ की? मीटर है। m की पावर क्या है? 2 है। तो हम यहाँ पर l की पावर भी 2 कर देंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? सिंपल है ना, आसान है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। चलिए जी, टाइम t यानी कि सेकंड। देखिए सेकंड भी है यहाँ पर, तो सेकंड की पावर क्या है? -2, तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन लिखने के लिए आपको बेसिकली करना ये होता है कि आप जो है फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसकी यूनिट देखोगे है कि नहीं। अगर है तो उसकी पावर देखनी है आपको और वही पावर लिख देनी है।
आसान है बहुत, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, इसे लिख लीजिए बच्चों। ओके, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फोर्स की जो यूनिट होती है बच्चों, फोर्स की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या मानते हैं हम? न्यूटन मानते हैं। और फोर्स की यूनिट अगर न्यूटन मानते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होती है फोर्स की यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, तो चलिए अब हम यहाँ पर फोर्स के डायमेंशंस लिखते हैं। तो डायमेंशंस के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें F को लिखना पड़ेगा। लिख दिया? ठीक है सर। चलिए अब हम वही लिखेंगे, MLT फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम। अब चेक करो, क्या फोर्स में मास यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी की कोई यूनिट है? हाँ सर, किलोग्राम है यहाँ पर भी, इसकी भी पावर यहाँ पर 1 है, तो m की पावर 1 हो जाएगा। सर लेंथ, हाँ सर मीटर मौजूद है, मीटर की पावर 1 है, तो अगेन लेंथ की पावर 1 हो जाएगा। सर सेकंड की पावर है -2 यानी t की पावर -2, तो ये हो गए किसके डायमेंशन हो गए? ये फोर्स के डायमेंशन। हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, फोर्स की डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज को हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अभी हम डायमेंशंस लिखना सीख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक और डायमेंशंस लिखते हैं, एक्सीलरेशन। आप भी साथ में लिखिए, एक्सीलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसके डायमेंशंस लिखते हैं, एक्सीलरेशन। हाँ तो बच्चों जल्दी बताओ। सर बहुत आसान है, यहाँ साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ मास यानी किलोग्राम का है ही नहीं, नामो निशान नहीं है, किलोग्राम नहीं है, ग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मास फंडामेंटल क्वांटिटी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मास का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मास का अगर यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हम यहाँ पर m की पावर क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। m की पावर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। m की पावर 0 इसलिए लिखा हमने क्योंकि मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नील कंट्रीब्यूशन है, 0 कंट्रीब्यूशन है। चलिए जी, क्या यहाँ पर लेंथ भी नहीं है? नहीं सर, लेंथ तो है, मीटर है, तो हम यहाँ पर लेंथ की पावर 1 लिख देंगे क्योंकि मीटर की पावर 1 है। टाइम यानी कि सेकंड की पावर -2 यानी कि t की पावर -2। चलिए ये आया कि नहीं आया समझे? एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये हमने 3 डायमेंशंस लिख दिए। और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस होते हैं, चार्ज, करंट, टेम्परेचर, इन सब के हम डायमेंशंस लिखते हैं। बट हम अभी के लिए हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मास, लेंथ, टाइम, और ये एनर्जी, फोर्स और एक्सेलरेशन, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? याद रहेगा? भूलोगे तो नहीं इस चीज को? ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस पढ़ते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ओके, हाँ तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस, आखिर डायमेंशंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? बच्चों बेसिकली जो यूनिट के साथ हम करते हैं वही हम डायमेंशन के साथ भी करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर मान लो अगर आपके पास कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम बराबर 10 + 1 11 किलोग्राम। क्या ये सही है? हाँ सर ये बिल्कुल सही है। 1 किलोग्राम में 10 किलोग्राम हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, 1 किलोग्राम माइनस 10 किलोग्राम इज इक्वल्स टू -9, या फिर हम इसको 11 कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम।
सही है, ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम यूनिट्स को ऐड कर रहे हैं 10 + 1 न्यूमेरिकल वैल्यू तो 11 हो जाएगी ऐड होने पर, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ इसकी यूनिट किलोग्राम है, यहाँ इसकी यूनिट किलोग्राम है, तो प्लस करने पर भी यूनिट क्या आ रही है, किलोग्राम ही आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, और इन दोनों यूनिट को जब हमने माइनस किया तब भी किलोग्राम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। तो इसका मतलब जब हम यूनिट्स को प्लस करते हैं तो वही यूनिट आती है। किलोग्राम को प्लस कर रहे हो किलोग्राम में तो किलोग्राम ही आएगी, सेकंड को प्लस कर रहे हो सेकंड में तो सेकंड ही आएगी, अगर आप मीटर को प्लस कर रहे हो मीटर में तो मीटर ही आएगी। तो उसी तरीके से बच्चों डायमेंशन को जब हम उसी डायमेंशन में प्लस करेंगे तो वही डायमेंशन आ जाते हैं, सेम डायमेंशंस आएंगे, कुछ उन डायमेंशन में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको कहीं दिया गया है कि एक डायमेंशन दी गई है m1 l1 t1 प्लस अगेन एक डायमेंशन दी गई है m1 l1 t1, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये डायमेंशंस और ये डायमेंशन दोनों के दोनों सेम है। जैसे कि ये किलोग्राम सेम था, ये भी किलोग्राम सेम है, तो उसी तरीके से ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस बिल्कुल सेम है। देखिए डायमेंशंस का यूनिट से लेना देना होता है, डायमेंशंस का न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन बिल्कुल सेम है। तो बच्चों सेम यूनिट को प्लस करके वही यूनिट आ रही थी, तो सेम डायमेंशंस को प्लस करके भी सेम डायमेंशंस आएंगे। इन दोनों को प्लस करोगे तो यही डायमेंशंस आपको लिखने हैं m1 l1 t1। आप 2 टाइम्स मत कर देना इसको, 2 डायमेंशन प्लस होंगे तो वही डायमेंशन सेम आती है, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल देखिए बिल्कुल इसको छुपा दो, आप न्यूमेरिकल वैल्यू छुपा दो, किलोग्राम माइनस किलोग्राम तो किलोग्राम ही आ रहा है ना। उसी तरीके से 2 सेम डायमेंशंस को प्लस करोगे तो वही डायमेंशंस आती है। प्लस करो या फिर माइनस कर दो, एक ही बात है। देखो प्लस करके भी वही आ रहा है, माइनस करके भी वही आ रहा है। तो जब 2 सेम डायमेंशंस को प्लस करेंगे या फिर 2 सेम डायमेंशंस को माइनस करेंगे तो वही सेम डायमेंशन वही डायमेंशन आ जाएंगे आपके पास, जिसे आप प्लस या माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी सुनेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, आप ये बताओ, क्या आप इसे ऐड कर सकते हो? 1 किलोग्राम को 2 सेकंड में ऐड करो, बताओ क्या आंसर आएगा? ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखिए हम ऐड तभी कर सकते हैं अगर यहां पर 1 सेकंड होता प्लस 2 सेकंड होते तो 3 सेकंड हम लिख देते, लेकिन डिफरेंट यूनिट के फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये हो गया 1 किलोग्राम को हम 2 सेकंड में ऐड नहीं कर सकते, यानी डिफरेंट यूनिट्स को हम ऐड नहीं कर सकते। बच्चों उसी तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस को भी हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐड या माइनस, एक ही बात, प्लस भी नहीं कर सकते माइनस भी नहीं कर सकते। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से बच्चों 2 डिफरेंट डायमेंशंस को भी, अगर 2 डिफरेंट डायमेंशंस हैं उन्हें भी हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया, मान लो हमारे पास है m1 l1 t2 प्लस या माइनस करना है हमें m2 l1 t2, एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब इसका भी आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। यानी कि हम इन्हें भी क्या नहीं कर सकते बच्चों, इन्हें भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये दोनों डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होते तो हम वही डायमेंशन आ जाता ऐड या माइनस करने पर जो पहले से है। आ रहा है कि नहीं आप समझे? दोनों प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। पहली क्या प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करने पर किलोग्राम ही आएगा, सेकंड को सेकंड में ऐड करने पर सेकंड आएगा, मीटर को मीटर में ऐड करने पर मीटर ही आएगा, फोर्स को फोर्स में ऐड करने पर फोर्स ही आएगा, एनर्जी को एनर्जी में ऐड करने पर एनर्जी आएगी। उसी तरीके से 2 सेम डायमेंशंस को ऐड करने पर वही डायमेंशन आएगा। किलोग्राम को सेकंड में से माइनस नहीं कर सकते, फोर्स को एनर्जी में से माइनस नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते। उसी तरीके से 2 डिफरेंट डायमेंशंस को भी प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए ये दोनों प्रॉपर्टीज लिख लो, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी सुनिएगा ध्यान से। थर्ड
थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बहुत आसान है बच्चों, दो डिफरेंट यूनिट्स को हम प्लस या माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन दो डिफरेंट यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे आती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी मीटर अपॉन में सेकंड। तो दो डिफरेंट यूनिट्स डिवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, हाँ सर, दो डिफरेंट यूनिट डिवाइड हो रही हैं, यानी कि दो डिफरेंट यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से दो डिफरेंट डायमेंशंस को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। आ रहा है कि नहीं यार समझ? देखो अगर कोई डाउट हो तो इस लेक्चर को दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं भागे जा रहा है ये मटेरियल, आपको आना चाहिए समझ में, आपको पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जिस तरीके से दो यूनिट्स को, दो डिफरेंट यूनिट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसी तरीके से दो डिफरेंट यूनिट्स को हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट डायमेंशंस को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज को, दो डिफरेंट यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो दो डिफरेंट डायमेंशंस को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो डिफरेंट डायमेंशंस को हम प्लस या माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन दो डिफरेंट डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि मीटर को सेकंड में डिवाइड करके मीटर पर सेकंड आता है, न्यूटन को मीटर में मल्टीप्लाई करके न्यूटन मीटर आता है। तो दो डिफरेंट यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं दो डिफरेंट डायमेंशंस को भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट डायमेंशंस हम लिख सकते हैं जैसे कि m1 l1 t2 मल्टीप्लाई m1 l1 t3। देखिए अब ये एंटायरली डिफरेंट डायमेंशंस हो गए, ठीक है, m सेम है, l सेम है, t अगर अलग हो गया, एक भी अगर अलग हो जाए तो वो डिफरेंट डायमेंशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इसका आंसर भी आएगा मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, आपको पहले ही बता रखा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m और m, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। l यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, m की पावर m से ऐड होगी, l की पावर l से ऐड होगी, t की पावर t से ऐड होगी। तो l की पावर क्या है यहां पर 1, l की पावर क्या है यहां पर 1, तो यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है, ओके। यहां t की पावर 2, यहां t की पावर 3, क्या आ जाएगा, t की पावर 5। तो ये आ गया हमारा, इन दोनों को सॉल्व करके एक नया डायमेंशन आ गया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, क्लियर, ओके। उसी तरीके से बच्चों हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए m1 l-1 t2 अपॉन में m2 l3 t1, ओके। चलिए बताइए, अगर हम दो डायमेंशंस को डिवाइड करें तो उनकी पावर क्या होगी? सर डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है, डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है। तो डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है तो m की पावर क्या होगी बताइए? 1 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 - 2 -1, -1 -3 -4, 2 - 1 1। आ रहा है कि नहीं यार समझे? तो तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जिस तरीके से दो डिफरेंट यूनिट्स, दो डिफरेंट क्वांटिटीज डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकती हैं, उसी तरीके से दो डिफरेंट डायमेंशंस भी डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आई होप ये आपको आया हो समझे, बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ओके। तो ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों, और अब हम एक फोर्थ जो हम पढ़ेंगे वो हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे और आप देखिएगा कि हम किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको पसंद आएगा, ध्यान से देखिएगा उसे, ठीक है ना, ओके। लिख लीजिए इसको, ओके।
बना दो बच्चों। बच्चों ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी बात पूछी गई है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आपको क्या काम करना है, ए और बी के बीच का डायमेंशन बताना है। ठीक है, ए और बी का डायमेंशन बताना है। दिया गया है f अपॉन में a प्लस बी टी स्क्वायर, f अपॉन में a इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। चलिए हम c का भी डायमेंशन बताएंगे। ठीक है, आपको ये दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको a, b और c तीनों के डायमेंशंस बताने हैं। f अपॉन में f क्या है बच्चों, फोर्स है। t क्या है बच्चों, टाइम है। t क्या है, टाइम है। ठीक है, b और c इन सब के आपको डायमेंशन बताने हैं। तो बताइए सबसे पहला रूल आप क्या लगा सकते हो। यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। देखिए ये और ये ऐड हो रही हैं और ये आ रहा है, तो इसका मतलब इनके डायमेंशंस भी ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन सर अभी अभी आपने बताया था कि डायमेंशन तभी ऐड होते हैं जब वो बिल्कुल सेम हो, यानी कि दो सेम डायमेंशंस को ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं और जो आएगा डायमेंशन वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आएगा। जैसे किलोग्राम माइनस किलोग्राम किलोग्राम ही आता है, जीरो नहीं हो जाता, वहां पे कुछ बचता नहीं है, वहां पर यूनिट लेस नहीं हो जाता, यूनिट रहती है 0 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि f अपॉन में a का डायमेंशन बराबर होगा b टी स्क्वायर के डायमेंशन के। f अपॉन में a का डायमेंशन बराबर होगा b इंटू में टी स्क्वायर के डायमेंशन के, और जो भी आएगा वो c के डायमेंशन के भी इक्वल होगा। मतलब इन तीनों के डायमेंशन इक्वल कर दो आप। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे, इन तीनों के डायमेंशन हमने इक्वल कर दिए। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि हमें चलो c के डायमेंशंस दिए गए हैं, हम थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इजी करेंगे, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम टिपिकल करेंगे इसको। तो मान लेते हैं हमें c के डायमेंशन दिए गए हैं, c के डायमेंशन दिए गए मान लो m1 l1 t1। ठीक है, हमें c के डायमेंशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या काम करना है, तीनों के डायमेंशन जो भी प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं इक्वल कर दें। दो क्वांटिटी प्लस हो रही है या माइनस हो रही है तो आपको उनके डायमेंशंस को इक्वल करना है। सबसे पहला काम ये करना है। ओके, तो हमने इन तीनों के डायमेंशंस को इक्वल कर दिया। c के डायमेंशंस इस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। हम ये जानबूझ के आसान थोड़ा कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट आ जाए समझ में। टी स्क्वायर और बराबर हम लिख सकते हैं m1 l1 t1। तीनों के डायमेंशन इक्वल कर दिए, प्लस कर देंगे तो सेम डायमेंशन ही प्लस होते हैं, और प्लस करके जो आता है वो भी बिल्कुल वही आता है डायमेंशन। ठीक है जी, ओके। बाय द वे इसका नाम भी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसकी स्टेटमेंट भी हम लिख देंगे, बट पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए जी, अब बच्चों हमें a और b के डायमेंशन निकालने हैं, तो हम इसके नीचे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, इसे थर्ड मान लेते हैं। तो बच्चों ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो हम इसको और इसको पिक कर लेते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं f अपॉन में a इज इक्वल्स टू m1 l1 t1। सही है ये? हाँ सर। चलो f अपॉन में a यानी कि ऊपर फोर्स के डायमेंशन और नीचे a के डायमेंशन रखेंगे। फोर्स का डायमेंशन देखो हमें यहाँ लिखा हुआ है, तो ऊपर हम लिख सकते हैं m1 l1 t-2। a के डायमेंशन हमें कैलकुलेट करने हैं, बराबर m1 l1 t1। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? सिंपल, बहुत ही आसान। ओके, चलिए a के डायमेंशन निकालने, तो a को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास m1 l1 t-2 अपॉन में m1 l1 t1 इज इक्वल्स टू a।
ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। अब बच्चों डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस होती है, और डिफरेंट डायमेंशंस को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, तो डिफरेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -3। तो ये आ गया हमारे पास a के डायमेंशंस आ गए। यानी a एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेंथ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन टाइम का कंट्रीब्यूशन है। आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे? सिंपल है ना ये? ओके, चलिए अब बताइए, अब हमें किसके डायमेंशन निकालने हैं? सर अब हमें b के डायमेंशन निकालने हैं। तो अगेन a के डायमेंशन के लिए इन दोनों को इक्वल किया था, अब b के डायमेंशन के लिए इन दोनों को इक्वल कर दो। यानी कि अब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पिक करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं b t² बराबर m1 L1 T1, ठीक है। ओके, तो बच्चों t² को हम नीचे भेज सकते हैं, b ऊपर रह जाएगा, तो क्या बचेगा m1 L1 T1 अपॉन में t²। आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे? हाँ सर, ये बहुत आसान है। चलो अब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होती है, तो बताइए b के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? b के डायमेंशंस आ जाएंगे m1 L1 t की पावर -1। ये b के डायमेंशन आ गए। आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर हम कहते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड हो सकती हैं जब इनकी यूनिट या इनके डायमेंशंस एक जैसे हों, और जब जो प्लस करके जो आएगा वो भी बिल्कुल वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो हमने तीनों के डायमेंशंस को इक्वल कर दिया, ठीक है। याद रहेगा, ये भूलोगे तो नहीं इस चीज को, तो आपको हमेशा ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ओके, तो चलिए इसी को बेसिक मानकर हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिएगा, लिख लीजिए इसको। ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आसान था लेकिन अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x? What is the dimension of x? आपको x का डायमेंशन बताना है, और x दिया गया, x इज इक्वल्स टू स्पीड का स्क्वायर इनटू में एक्सेलरेशन अपॉन में फोर्स इनटू में एनर्जी, ठीक है। स्पीड का स्क्वायर इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में एनर्जी इनटू में स्पीड की पावर 4, ठीक है। आपको x के डायमेंशंस निकालने, क्या निकालने हैं? x के डायमेंशंस निकालने। देखिए अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस पर कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड भी हम लिख सकते हैं, स्पीड भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। स्पीड यानी वेलोसिटी, उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि मास 0 L1 T-1। हम इन चारों पर अभी प्रैक्टिस करेंगे और इन चारों पर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अच्छा जी, तो चलिए हमें x के डायमेंशन निकालने हैं। तो x के डायमेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्पीड, यानी स्पीड के डायमेंशंस यहाँ रखेंगे, स्पीड के डायमेंशन यहाँ रखेंगे। बच्चों हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले देखो, स्पीड की पावर 2 है, यहाँ स्पीड की पावर 4 है, तो जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ पहले लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू स्पीड की पावर -2, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, इनटू एक्सेलरेशन इनटू में एनर्जी अपॉन में फोर्स। चलो x इज इक्वल्स टू, चलो अब हम x के डायमेंशंस निकालेंगे। x के हम डायमेंशंस निकालेंगे। x के डायमेंशंस हम निकालेंगे बच्चों स्पीड के डायमेंशन हमें दिए गए हैं m0 L1 T-1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m0 L1 T-1 की पावर -2। देखो स्पीड की पावर -2 थी, तो इसके डायमेंशंस की भी पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है m0 L1 T-2। एनर्जी का डायमेंशन है m1 L2 T-2 अपॉन में फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2। ओके, चलिए अब बताइए क्या आ जाएगा।
जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 + 0 + 1 तो हो जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 + 2 4 हो जाएगा, t की पावर -1 -2 -2 प्लस करो सबको तो हो जाएगा -5 अपॉन में। अब क्या बच गया, m1 l1 t -2। ठीक है सर, डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होती है, तो डिवाइड करो, 1 में से 1 माइनस किया 0 हो गया, 4 में से 1 माइनस किया 3 हो गया, -5 में से -2 माइनस किया तो माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। देखो आया कि नहीं आया सामने, x के डायमेंशंस भी आ गए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, बहुत आसान है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों चीज़ों पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेंगे आपको, आप उन्हें करने की कोशिश करना और उसके अंदर सिर्फ एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के डायमेंशन यूज होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे, जैसे जैसे और फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ आप फेमिलियर होगे, वैसे वैसे आप जो है और ज़्यादा डायमेंशंस याद करते चले जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए अगला हम डायमेंशन का क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। आई होप आप उसे सब सही करोगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, लिखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है calculate dimensions of P and Q. Calculate dimensions of P and Q. तो E का स्क्वायर P माइनस फोर्स बराबर Q। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, एनर्जी का स्क्वायर को P से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फोर्स से माइनस कर रहे हैं और Q आ रहा है और हमें P और Q के डायमेंशन निकालने हैं। फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन यहाँ दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना है डायमेंशंस ऑफ Y, आपको Y के डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशंस ऑफ Y के आपको डायमेंशंस निकालने हैं। P बराबर दिया हुआ है f² इंटू में एक्सेलरेशन और Y बराबर दिया हुआ है P इंटू में एनर्जी का स्क्वायर अपॉन में स्पीड। तो इसका मतलब पहले P के डायमेंशंस आपको निकालने हैं, फिर यहाँ पुट कर दें और Y के डायमेंशंस आएंगे। तो लिख लो बच्चों इसे पहले आप लोग। ओके, तो आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए बिल्कुल अच्छे से करोगे। ये आपका होमवर्क बन गया, आप इसे करिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, आंसर्स भेजिएगा अपने, और अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, उसका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको आया समझ में, आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, इस ऐप को शेयर करिएगा और अपनी स्टडी अच्छे से करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। आज के लिए हम इतना रखेंगे बच्चों, अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।